सभी का स्वागत है। क्या ही शानदार शानदार दिन है और सबसे बढ़कर हमारे साथ डैन डाइकर हैं जो यरूशलेम इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स के अध्यक्ष हैं और ग्रीन प्रिंस मोसाब हसन यूसुफ भी मौजूद हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे लिए एक पारिवारिक मिलन है। मैं इन दोनों लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। हम भी आपको प्यार करते हैं। मोसाब, क्या आप शुरू कर सकते हैं? और जैन, आज का दिन जून 2025 से कैसे अलग है? जब हम पहली बार युद्ध में गए थे, 12 दिन के युद्ध के दौरान, सबसे पहले आपको देख के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी समय हो गया है। अगर आप नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। सारा ने मुझे कुछ महीने पहले फ़ोन किया था। युद्ध के पहले 2 हफ्तों में मुझसे हाल पूछने और जानने के लिए कि पास में कोई शेल्टर है या नहीं। पर्दे के पीछे बहुत अफरा-तफरी थी। उसने पूछा, तुम कहाँ हो? मैं झूठ नहीं बोल सका। मैंने उसे बताया, मैं ईरान-इराक सीमा पर IRGC की गोलीबारी के बीच हूँ। और तुम? मैं एक सील बंद कमरे में थी। हाँ, ठीक है। जहाँ तक इस सवाल का संबंध है कि क्या वह युद्ध और ये अभियान एक जैसे हैं, तो ये दोनों पूरी तरह से अलग हैं। 12 दिन का युद्ध एक ऑपरेशन था, एक अत्याधुनिक ऑपरेशन था। इज़राइल ने दुश्मनों को चौंकाया। इज़राइल अच्छी तरह से तैयार था। और इज़राइल के पास ऐसे दोस्त नहीं थे जो हर कदम पर शिकायत करते रहते, जो सिर्फ शोर मचाने वाले साबित हुए। असल में 12 दिन इज़राइल ने आयतुल्लाहों को घेर लिया। उन्हें सबसे ताकतवर तरीके से चौंका दो। जब वे पूरी तरह से सदमे में घुट रहे थे, तो कोई और आया, क्या करने? इनाम लेने के लिए। उन्होंने इज़राइल को जीतते हुए देखा। वे आकर्षित हो गए। उन्हें सफलता से प्यार है। वे असफलता बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने जो कर रहे थे उसे रोक दिया और वे बस प्रक्रिया का हिस्सा बनने आ गए। क्यों? क्योंकि 12 दिन की जंग एक अत्याधुनिक सैन्य अभियान थी। ये इज़राइल है। इज़राइल तैयार था। ये वाला अराजक है। ये नहीं है। इज़राइल की योजना 100% नहीं है। हम भी साथ देते रहे, जबकि ये काम 1 साल पहले पूरा होना था। 12 दिन की जंग आखिर तक जारी रहना चाहिए था। बस बीच में रोक दिया गया। फिर 6 महीने बाद उनसे मिन्नतें करनी पड़ी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने अपना मन बना लिया। 6 महीने बाद, 6 महीने पहले हमारे पास बढ़त थी। हमारे पास पूरी दुनिया और हमारे सहयोगी हमारे साथ थे। हम काम खत्म कर सकते थे। आप रुक गए और बोले कि आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। सरासर घमंड। फिर जब आप बीच में आए तो आपने हमें इस दलदल में धकेल दिया और अब आपने हमें मुश्किल में डाल दिया है। यही सीधी सच्चाई है। मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं है। ये मेरी नज़र में हकीकत है। जैसा कई लोग जानते हैं, मैं किसी संगठन का प्रतिनिधि नहीं हूँ और उम्मीद है कि मैं कोई अफरा तफरी नहीं मचा रहा। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। मैं इस युद्ध में ट्रंप की भागीदारी नहीं चाहता था, क्योंकि वो नुकसानदेह साबित हुआ है। जैसा मैंने कहा, मैं सिर्फ अपनी ही ओर से बोलता हूँ। मैं सिर्फ अपनी ही ओर से बोलता हूँ। वो युद्ध नहीं समझता।
वो चाहता है कि इज़राइल उसके तय किए हुए समय के हिसाब से काम करे, और वो चाहता है कि मोसाद किसी भी पल तैयार रहे। जब हमारे पास बढ़त थी, उसने मौके को खत्म कर दिया, और हम तैयार नहीं थे, उसने जल्दीबाजी की। मदद रास्ते में है। ये ऐसे नहीं चलता। ये तो तबाही का नुस्खा है। और मैंने वो आते हुए देख लिया था, वो आने से पहले ही, जब वे युद्ध में भी नहीं गए थे। लेकिन खैर, कौन जाता है युद्ध में? समय सारणी के हिसाब से? जब आप इतने शक्तिशाली दुश्मन से युद्ध करते हैं, तो ये नहीं कहते कि इसे 5 हफ्तों में खत्म करना है। कोई भी युद्ध में समय सारणी के हिसाब से नहीं जाता। जब आप युद्ध में जाएं, तो सिर्फ जीत के लिए नहीं, हार के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि हार भी संभव है, मृत्यु भी संभव है। आप युद्ध में सिर्फ जीत के बारे में सोचकर नहीं जाते। ये उन लोगों की पहचान नहीं है जो वास्तव में काम पूरा करना चाहते हैं। डैन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्यों महसूस करते हैं, खासकर इस युद्ध के समय में, कि इज़राइल राज्य के लिए रक्षा योग्य सीमाएं आवश्यक हैं? मैं 10 सेकंड में जवाब दूंगा, लेकिन राजदूत डॉन की कही बात दोहराना चाहता हूं। मुसाब ने अभी जो कहा है, वो एक ऐसे मध्य पूर्वी विशेषज्ञ का सिद्धांत रहा है जो इस क्षेत्र का मूल निवासी है, राजनीतिक संस्कृति को समझता है और जानता है कि मध्य पूर्व में चीजें कैसे काम करती हैं। राजदूत एडन ने कहा कि नैरेटिव वॉरफेयर हमारे लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है, और जेसीएफए में मोसाद के साथ लंबे समय तक काम करने और सुनने से हमने जो सीखा, वो ये है कि हमें ऐसे सोचना शुरू करना होगा जैसे हम आज के अरब मुस्लिम बहुल मध्य पूर्व के सबसे मूल निवासी सदस्य हैं। हम सबसे मूल निवासी सदस्य हैं, और जैसे कि राजदूत डॉन ने कहा, हमारे लिए यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यता है कि हम वही अपनाएं जिसे रूसी लोग रूसी राजनीतिक युद्ध, हाइब्रिड युद्ध कहते हैं। अभी आपने मुसाब से जो सुना, वही तरीका है जिससे हमें मध्य पूर्व के लोगों को युद्ध हल करने और जीतने के बारे में सोचना चाहिए। अब इसका हिस्सा होने के नाते अंत में बात रक्षा योग्य सीमाओं की है। जैसा कि इस कमरे में कई लोग जानते हैं, 1967 की तेज जीत के बाद से इजरायली सुरक्षा सिद्धांत रहा है। यह उस गवाहर पर लागू है, यहूदा समरिया की पहाड़ी श्रृंखला, जिन्होंने हमारे पूर्वी हिस्से को स्थलाकृतिक लाभ और रणनीतिक गहराई दी। अब हम इसे उत्तर में लेबनान के सामने भी विस्तार दे रहे हैं। स्पष्ट है, लेबनान को निकट भविष्य में कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लिथानी और यहां तक कि अवाली नदी और दक्षिण तक भी। इससे हमें बफर जोन और विसैन्यीकृत क्षेत्र मिलेंगे, जिससे 7 अक्टूबर जैसी घटना दोबारा न हो। यह गाजा पर भी लागू होता है। मैं आप सभी से सुनना चाहूंगी कि आपके हिसाब से इस स्थिति से निकलने वाला सबसे निराशाजनक परिदृश्य क्या हो सकता है, और सबसे आशावादी परिदृश्य क्या है? सच कहूं तो मैं आशावादी नहीं हूं। मेरे पास कोई आशावादी परिदृश्य नहीं है। अम, लेकिन हम निश्चित रूप से नुकसान को नियंत्रित कर सकते हैं। नुकसान तो पहले ही हो चुका है, हमें इसे स्वीकार करना होगा। तुम जानते हो, नुकसान 7 अक्टूबर को हुआ था, ना आज और ना ही कल। और तब से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं छवि को बहाल करने के लिए, असफलता के कलंक को मिटाने के लिए, उन लोगों के लिए जो सो रहे थे और जिनका काम इज़राइल के लोगों की रक्षा करना था। उन्होंने गलत फैसले लिए, वे लोगों की रक्षा करने में नाकाम रहे। उन्होंने असफलता की जिम्मेदारी नहीं ली। और तब से हम कई मोर्चों पर बहुत मेहनत से लड़ रहे हैं, उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये हारने की स्थिति है।
अगर मैं आपसे कहूं कि हम निकट भविष्य में इससे विजयी होकर बाहर निकलेंगे, तो मैं आपसे झूठ बोलूंगा। स्थिति कठिन है और अब लोग सिर्फ इजराइल ही नहीं, सच के भी खिलाफ हो रहे हैं। वे प्रचार के साथ खड़े हो रहे हैं, वे प्रचार के साथ खड़े हो रहे हैं। चलन में चल रहे नैरेटिव, पीड़ित वाले नैरेटिव के साथ। और इजराइल उनके लिए, चाहे वे जनता हों या नीति निर्माता, निर्णय लेने वाले हों, इजराइल उनके लिए एक बोझ बन गया है, न कि एक संपत्ति। जबकि वास्तव में इजराइल उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वे यहां नहीं होते, वे इजराइल के बिना इस स्थिति में नहीं होते। और अब वे उस दरिंदे को खुश करना चाहते हैं और जनमत को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो बधाई हो, आप अगले चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन आपने अभी अभी पूरे ढांचे की नींव, मुख्य स्तंभ को ही गिरा दिया जब आपने इजराइल के खिलाफ रुख किया, खासकर जब वो तकलीफ में है। मुझे नहीं लगता कि अरब, मुसलमान, यहूदी विरोधी या इजराइल विरोधी इजराइल देश को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। मुझे लगता है कि ये असंभव है। और इजराइल जो अब तक जीवित रहना सीख चुका है, लगभग 5000 वर्षों से इसे नष्ट करने के अनगिनत प्रयासों के बावजूद इजराइल को आज जीवित किसी भी अन्य राष्ट्र से बेहतर पता है कि कैसे जीवित रहना है। ये पहली बात है। दूसरी बात, इजराइल में हर कोई लड़ना जानता है, हर कोई। कोई और देश ऐसा नहीं है जिसमें वही कौशल, वही बुद्धिमत्ता और वही समझ हो कि दुश्मन वास्तव में क्या चाहता है। और मुझे यह स्पष्ट रूप से कहने दीजिए, इजराइल का अस्तित्व कोई सौदेबाजी का विषय नहीं है और ये महाशक्तियों या जनमत पर निर्भर नहीं करता। अगर वे इजराइल को कोने में धकेलते रहे तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। इजराइल ने अभी तक अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल नहीं किया है और इजराइल ने जानबूझकर अपने पास मौजूद उन्नत हथियारों को उजागर नहीं किया है। इसके पीछे एक बहुत अहम वजह है। हम नहीं चाहते दुश्मन को पता चले हमारे पास क्या है। अभी हम बस शुरुआत भर कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए साफ संदेश है जो सोचते हैं कि वे इजराइल को नष्ट कर सकते हैं। इजराइल के पीछे अस्तित्व है, सृष्टिकर्ता है। इजराइल कोई संयोग नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा ना करूं। लंबा जवाब देने के लिए माफ कीजिए कृपया। मैं कोशिश करता हूं कि भगवान शब्द का इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि भगवान का मतलब हर किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर वे सोचते हैं कि इजरायली अस्तित्व 5000 साल है, संयोग है, तो उन्हें फिर से सोचना चाहिए। जेन, अगर आप बस जोड़ सकें। हाँ, बहुत जल्दी। मुझे लग रहा है जैसे मैं फिर से येशिवा में रोश येशिवा के साथ हूं। मौसा पार्टी में आमंत्रित नहीं है। ज्यादातर ने कहा वे निराशावादी हैं, पर उन्हें सुनकर मुझे अपने बारे में थोड़ा अच्छा लगा। और हम सब के लिए मैं जल्दी बताऊंगा, क्योंकि हम मौसम को सुनने आए हैं। आखिरकार मैं काफी आशावादी महसूस करता हूं। मैं आशावादी हूं क्योंकि पिछले 2.5 दिनों ने ऐसा महसूस कराया है, एलेक्स और जैनिस। पिछले 3 दिनों में ये सबसे असाधारण लोगों का समूह है। यही इजराइल का भविष्य है, ये कमरा। और आप जानते हैं, हम में से कई ने अपने बच्चों को लड़ने भेजा। यही हमें आशावाद देता है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां और हमारे बेटे, जिन्होंने हमारे लिए 7वें से लेकर जीत तक लड़ाई लड़ी, जो हमने हासिल की आज तक, और हमने अपना काम पूरा नहीं किया है, लेकिन हमारे बच्चे इजराइल के योद्धा हैं। और एक उदाहरण दुनिया के लिए, एक नैतिक उदाहरण कि वास्तव में राष्ट्रों के लिए प्रकाश होना क्या मायने रखता है। इससे मैं बहुत आशावादी हो जाता हूं।
हमारे बच्चे, हमारे बेटे और हमारी बेटियां, वे महानायक हैं जो इज़राइल को अपने कंधों पर उठा रहे हैं। भविष्य को लेकर बहुत उम्मीद है। इज़राइल की जनता जीवित है। सुंदर, बहुत सुंदर।